हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी में। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से बिंदु, बहुत से पॉइंट, बहुत से विषय ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट उनको लेके कंफ्यूज होते हैं कि मुख्य परीक्षा में लिखा कैसा जाए, या अगर हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया तो हम किस व्यू पॉइंट के साथ इसका उत्तर देंगे। तो आज जिस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं, यहां पे हम एक संवाद स्थापित करेंगे आपसे। हम बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको कि किसी भी विषय वस्तु को किस गूढ़ता के साथ देखा जाए, समझा जाए। और हम इसमें विशेषकर उन मुद्दों को, उन विषयों को लेने का प्रयास करेंगे जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, जहां पे दिक्कत आती है, जहां पे आपको लगता है कि इस पे हमारा पॉइंट कहीं न्यूट्रलिटी से दूर तो नहीं जा रहा है, हम किसी एक पक्ष की ओर तो नहीं झुक रहे। तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो विषय पिछले 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की बात कर ली जाए, द हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की, बहुत चर्चा में रहा। हम आज बात करने वाले हैं सोशलिज्म पे, हम बात करने वाले हैं सेक्युलरिज्म पे, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पे। और आज इस विषय पे हमसे बात करने के लिए एक बहुत ही सम्मानित अध्यापक, मेरे बहुत अच्छे मित्र पंकज सर उपस्थित हैं। पंकज सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अक्सर हम देखते हैं और स्टूडेंट हमारे पेड बैचेस में यूट्यूब पे बहुत बार कमेंट करते हैं कि सर अमुक विषय पे हमारा टेक क्या हो। जी। आज हम सोशलिज्म और सेकुलरिज्म यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पे बात करने वाले हैं, इसके उद्भव से लेकर वर्तमान इशू तक। आपका क्या कहना है? सर देखिए, जो बच्चे हैं उनके साथ एक बड़ा मुद्दा ये होता है कि उनके पास मटेरियल बहुत होता है और वो लगातार यूट्यूब पर और विभिन्न सोर्सेज से वो पाते रहते हैं, लेकिन एक बैलेंस व्यू कैसे बनाना है, उसको एनालाइज कैसे करना है और उसके कोर में जा कर के अपना पक्ष कैसे रखना है। अगर हम इस चीज़ को एड्रेस करते हैं तो बच्चे के पास मेंस में एक अच्छा राइटअप तैयार कर सकता है बच्चा, और उसके साथ साथ अगर वो चाहेगा, इंटरव्यू में उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक बैलेंस व्यू के साथ अपना पक्ष अच्छे से डिफेंड कर सकता है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है हम लोगों के डिस्कशन का आज। और जैसे आपने बताया कि आज हम मुद्दा ले रहे हैं समाजवाद का और पंथ निरपेक्षता का, तो सर सबसे पहले तो हमें लगता है बच्चों को ब्रीफ में आप इंट्रो तो दे दीजिए कि ये मुद्दा क्यों आ रहा है हमारे सामने और कहाँ से शुरू हो रहा है ये मुद्दा। पहले तो मैं बच्चों को बताता चलूं कि पंकज सर के साथ ये जो सीरीज़ है इसको हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर समय अंतराल पे इस प्रकार के वीडियोस में लाता रहूँ। आते हैं सर के प्रश्न में। सर ने पूछा कि चर्चा में क्यों पा रहा है। तो अगर हम इस समय भारत की स्थिति देखें तो जो दक्षिणपंथी संगठन, हम चाहे RSS की बात कर लें या हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, समय समय पर हमको दक्षिणपंथी संगठन जैसे RSS की बात कर रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं, एक बात सुनाई देती है कि हमारे संविधान में ये जो शब्द आए 1976 में जो डाले गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन शब्दों का वर्तमान में औचित्य है क्या ये अभी भी उतने ही ज़रूरी हैं? द हिंदू की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की, जितने भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में तो खैर इस प्रकार की डिबेट अलग ही रास्ते पे चली जाती है, पर अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो अक्सर आर्टिकल्स आ रहे हैं कि क्या हम सेकुलर शब्द को हटा दें, सोशलिस्ट को हटा दें। ये लगातार डिबेट पे आ रहा है सर। तो सर, जब हम 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में देखते हैं तो धर्म को लेकर जागरूकता आने लगी थी और जो चर्च का आधिपत्य था थोड़ा सा कम होने लगा था। इसी समय हमने होलियोग जी की बात की कि उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि क्या है धर्मनिरपेक्षता। तो सर, अब उससे आगे बढ़ते हुए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं और आप जैसा विद्वत जन हमारे सामने बैठे भी हैं, तो सर सोशलिस्ट और सेकुलर, इन शब्दों पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या है? देखिए सर, ये जो दोनों के दोनों शब्द हैं, समाजवाद भी और पंथ निरपेक्षता भी, ये यूरोपियन ओरिजिन के वर्ड हैं। इनकी जो ओरिजिनेशन है वो यूरोप से है, और कोई भी शब्द जो जहाँ से शुरू होता है वो वहाँ की नीड होता है, वहाँ की सोशियो पॉलिटिकल आवश्यकता से वो शब्द जन्म लेता है या वो अवधारणा जन्म लेती है। तो जैसे हम अगर बात करें सेकुलरिज्म की, तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है बहुत क्लियर है कि वो स्टेट को और रिलीजन को सेपरेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ की जो उस समय की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है, वहाँ पर चर्च सब कुछ, सारे रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए है और स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, स्टेट को ग्रोथ करना है। तो वहाँ पे आता है उनका कॉन्सेप्ट, बहुत ही क्लेवर कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, जहाँ पर वो सारी
जो रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप को सेपरेट कर देते हैं और स्टेट के ओनरशिप में ले आते हैं। इसी तरीके से अगर हम सोशलिज्म को देखें वेस्टर्न आइडियाज़ में, तो ये जस्ट अपोजिट टू कैपिटलिज्म जन्म लेता है। मार्क्स आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से समाज रिवोल्ट करेगा, किस तरीके से हैव्स और हैव नॉट्स में संघर्ष होगा, और उसके बाद किस तरीके से एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ सब समान होंगे। लेकिन अगर यही आइडियाज़ हम इंडिया में लाते हैं तो भारत में किसी भी तरह से और किसी भी दौर में ना तो हम वेस्टर्न सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ना ही वेस्टर्न सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे। अगर हम समाजवाद की पर्टिकुलरली बात करें तो समाजवाद में जो भारतीय दृष्टिकोण है वो हमेशा से सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सबका विकास का जो अभी का नारा है वो हमेशा से था। जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी वो पूरी व्यवस्था भी हमेशा समानता के सिद्धांत पर थी। यद्यपि जातिवाद ज़रूर था भारतीय समाज में, लेकिन अवसरों की समानता ज़रूर भी थी उसके साथ। तो एक तरीके से समझिए कि हमारा समाजवाद जो था और आज भी जो है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक समाजवाद है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था और सबको अवसर देने की बात करता है। तो वेस्टर्न तरीके से हमने अपना सिस्टम अपनाया ही नहीं था। ये अलग बात है कि इस दो अवधारणात्मक विभेद के बाद हम जब अपने देश में आए और बाद में इसको हमने अपने देश में लागू किया, संविधान जब से बना और मॉडर्न वे में हम जब इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान के बहुत सारे आर्टिकल ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जो समाजवाद की अवधारणा है, जो सेकुलरिज्म की अवधारणा है, वो आप पूरे संविधान में पाएंगे। लेकिन मुद्दा तब बन गया जब इसे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया और विवाद आप चर्चा कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आता शुरुआत वेस्टर्न कल्चर से है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर वाले सोशलिज्म है और सेकुलरिज्म है ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमने उसको इंडियन वे में अडॉप्ट किया है, इंडियन आइडियाज़ के साथ, अपने इकोसिस्टम के साथ जो कोलैबोरेटिव हो उसके हिसाब से अडॉप्ट किया है। और वो कहीं ना कहीं हमारे रूट में था। अगर वो हमारे रूट में नहीं होता, हमारी कल्चरल रूट में वो वर्ड और वो स्पिरिट नहीं होती, तो ये अलाइन नहीं करता और सर्वाइव नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें ये समझना होगा कि गंभीरता से जब देखेंगे तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा समाजवाद भी और हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, वह भी। लेकिन सर अब चूंकि हम इसको आज के समय में चर्चा कर रहे हैं तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि संविधान सभा में इसको लेकर के ज़रूर पक्ष विपक्ष रहा होगा। और क्या संविधान सभा वालों ने नहीं सोचा था, जिन्होंने इतना बेहतरीन संविधान भारत को बना कर दिया, जो 75 सालों से इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, क्या संविधान सभा में लेकर के जो इसको पक्ष विपक्ष थे वो क्या थे सर? सर मैं 15 नवंबर 1948 की बात पे आऊँगा। उसके पहले एक बात बताता चलूं कि सर हमारे यहाँ तो समान अवसर इस प्रकार से थे कि जितने भी आक्रमणकारी आए उनको भी समान अवसर मिले और बिल्कुल समान प्रकार से उन्होंने जिसको शोषण किया। जिनको बसना था वो बसे, जिनको लूटना था उन्होंने लूटा। जब आप सर समाजवाद को और पंथ निरपेक्षता को आप बता रहे थे तो मुझे 15 नवंबर 1948 को केटी शाह का वो बयान याद आता है जब वो संविधान सभा में सीधे इस बात को रखते हैं कि क्यों ना सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को रखा जाए। आप इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। जी जी। जब हम लोग स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की बात करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, वो भी स्ट्राइक करती है केटी शाह को पहले। तो केटी शाह इस बात को रखते हैं और अंबेडकर और नेहरू वो इस बात का विरोध करते हैं उस समय कि सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द हम नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो इतना जीवंत दस्तावेज है। भारत का जो लोकतंत्र है जिस दिशा में आगे जा रहा है, निश्चित तौर पे भविष्य में भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र इसे अडॉप्ट कर ही लेंगे। तो एक शब्द के तौर पे अगर हम रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं संविधान को ऐसा लगता है कि हम दिशा दिखा रहे हैं कि तुमको इधर जाना है। नहीं, रिजिडिटी टाइप का, हाँ, वो रिजिड कर देंगे, हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम किसी और मार्ग पे जा सकें। और ये अंबेडकर का फुल ट्रस्ट है भारत पर कि भारत आगे ग्रो करेगा और वो विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के साथ ग्रो करेगा। तो हम क्यों उसको समाजवाद में बांध दें? सर एक चीज़ और, मतलब हम सिर्फ संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28, अनुच्छेद 14 की बात कर लें, अनुच्छेद 19 की बात कर लें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निरीक्षक तत्वों की बात कर लें, हर जगह हमको सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दिखता है। स्पिरिट है सर, ये स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे सर कई बार एक कहावत कही जाती है कि कोई चीज़ जब किसी में इनहेरेंट होती है ना, और जब उसको हम शब्द दे देते हैं, तमगा दे देते हैं, तो हम उसको एकदम एलिनेट कर देते हैं। शायद इसी कारण उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जब हम उसको ये मौका ही नहीं देंगे, हमने डिफाइन कर दिया कि आप ऐसे ही रहो,
तो ये प्रॉब्लम है। आप उसको ओपन स्पेस देंगे तब वो मल्टी वे में अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। टैगोर को एक जगह कोट कर रहा हूं कि टैगोर ने एक बार कहा था कि किसी भी देश में या किसी भी समाज में किसी भी प्रकार का जो वाद होता है, इज्म, अगर हम जोड़ देते तो हम उसको बांध देते हैं। कहीं ना कहीं इसी बात पे वो लोग रुक रहे होंगे। तो यही सर बात कि केटी शाह और कुछ उनके समर्थक वो चाह रहे थे कि इस शब्द को रखा जाए, लेकिन नेहरू और अंबेडकर चाहते थे कि हमारा लोकतंत्र और हमारा जो समाज है इसे अडॉप्ट करें। और चूंकि जिस्ट के तौर पे वो ऑलरेडी हमारे संविधान में है ही, तो ये तो बाय डिफॉल्ट दिख ही रहा है, तो जबरदस्ती उसको पिन पॉइंट करने, उसको रिजेक्ट करने का कोई मौका नहीं। खैर, आप भी पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, और बहुत कुछ आपसे मुझको सीखने को मिलता है। बच्चे भी यहाँ जाने कि किस प्रकार से जो भारत का संविधान है उसमें ये शब्द इनकॉर्पोरेट किए गए, अगर आप इस पर प्रकाश डालें तो सर। देखिए, वास्तव में अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से पंडित नेहरू के समय से ही नेहरू भी एक तरीके से समाजवादी दृष्टिकोण को बहुत मानते थे। हालांकि उनकी जीवन शैली और उनका विचार उतना मैच खाता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन नेहरू का समाजवाद का एक बहुत फर्म आइडिया है, और सेकेंड 5 ईयर प्लान से भी आपको ये दिखेगा, आगे ये दिखता जाएगा। उसी लाइन को इंदिरा गांधी भी फॉलो कर रही हैं। बैंकों का नेशनलाइजेशन करना और ये सारे जो डिसीजंस हैं, आप देखिए सब सोशलिज्म के आइडियाज़ हैं कि सोशल ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज समाजवादी है। लेकिन जब वास्तव में मुद्दा क्या आया कि जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद में डिबार कर दी गई, अगले दिन वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यू कैन नॉट एंटर इन द ऑफिस। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। उनके लिए ये डिसीजन आता है कि आप अब ऑफिस में नहीं जा सकते हो, पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते हो, कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर रह सकते हो। ऑन द सेम डे उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी। अब मुद्दा यहाँ से आ गया कि उन्होंने उसके बाद संविधान संशोधन किया, और जो लोकसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष का, वो पूरा हो चुका था। तो जो बेसिकली अगर हम देखें कि जिस 2 शब्दों को एक लोकतांत्रिक संविधान सभा, जो कि 1948 की बात हो रही है, डिनाई कर रही है और मान रही है कि ये भारतीय जनता की कंसाइंस में है, उस 2 शब्दों को एक ऐसी सरकार जिसको कोर्ट ने काम करने से रोका है, एक ऐसी संसद जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसने जोड़ दिया 42nd अमेंडमेंट से, और यहीं पर विवाद है। हालांकि इस विवाद के पक्ष में जैसा आपने बताया कि अलग अलग कोर्ट के डिसीजंस हैं और अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से विवाद शुरू होता है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी की कार्यशैली को देखें तो समाजवाद उस कार्यशैली के एसेंस में था, और वहाँ से कोई समस्या नहीं थी। और जो पंथ निरपेक्षता है, वो मैंने आपसे जैसा कि बताया ना, ये भारतीय मूल में ही है। सर्वधर्म समभाव और अनेकांतवाद की अगर आप बात करें, क्योंकि अब जब से मैंने वेस्टर्न से शुरू किया तो वेस्टर्न में अनेकांतवाद नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन हो, और कोई थॉट नहीं है। हमारे यहाँ ये हमारी कह सकते हैं डीएनए में है। तो हम लोग वैसी ही जीवन शैली को अपना रहे थे। हमने जितने भी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे वो सभी इसी लाइन पर थे, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। उन्होंने उसको डिमार्केट करने के लिए प्रीएम्बल में ऐड कर दिया बाय 42nd अमेंडमेंट। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि 44th अमेंडमेंट होता है उसके बाद, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जो बहुत मेजॉरिटी से आती है और पहली नॉन कांग्रेस मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। लेकिन उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाया, बहुत कुछ चेंजेस किए, बट उन्होंने ये 2 वर्ड्स नहीं हटाए, जो ये दिखाता है कि अपोजिशन जो उस समय में है, जो जेल में था, जो कहता है कि हम जेल में थे और आपने अमेंडमेंट कर दिया, वो तो हटा सकता था ना, लेकिन उसने नहीं हटाया। इट मीन्स कि उसका रेलेवेंस उसको भी समझ में आ रहा था। तो सर उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे केसेस भी हैं, बहुत सारी जनता की राय भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पक्ष भी है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट की क्या राय रही होगी सर इस बारे में, किसी केस के बारे में आप बताएं तो। अगर हम, आपने जब सरकारों की बात की, जितनी भी सरकार भारत में आई और सभी सरकारें समाजवाद के बहुत करीब थी। मुझे याद आता है कि जो भूदान ग्रामदान आंदोलन हुए वो भी समाजवाद की लीग पे ही थे, बिल्कुल, जिनका बहुत विरोध हुआ, और हमने फिर 9वीं अनुसूची को आते हुए देखा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी जब बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात की, प्रिवी पर्स को कैंसिल करने की बात की, तो वहां पे भी हमको समाजवाद की छवि दिखती, क्लियर दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं शुरुआती जितने सरकार थी वो सभी समाजवाद को लेकर क्लियर थी, अगर शब्दों में नहीं तो एक्शन के द्वारा ये दिख रहा था। और फिर आपने जैसा कि स्पष्ट किया कि जो सरकार पहली नॉन कांग्रेस मेजॉरिटी सरकार आई, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर किया कि ये जो शब्द हैं सोशलिज्म और
सेकुलरिज्म, ये हमको नहीं हटाना है, सोशलिस्ट और सेकुलर को, इसको हमको नहीं इवन सर 1991 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आती है, नरसिंह राव की सरकार आती है और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हम लोग एलपीजी की पॉलिसी अपनाते हैं और लोग ये मानते हैं कि उसके बाद भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से बदल गई, हम सोशलिस्ट उतने नहीं रह गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही मनमोहन सिंह है जिन्होंने मनरेगा लाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, योजनाओं में आपको हर गवर्नमेंट की सोशलिज्म क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि भारत की वो नीड है जिसको हम प्योर कैपिटलिस्ट आइडिया लाने वाला, एलपीजी पॉलिसी लाने वाला फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो मनरेगा ला रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, ये इसेंस है हमारी थ्योरी का। तो ये हमारा डेवलपमेंट रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाली बात फिर भी रह गई, कोर्ट क्या कहता है सर? हाल ही में बलराम सिंह बनाम भारत संघ का केस है 2024 का, डॉक्टर संजीव खन्ना की बेंच थी, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट रखा कि ठीक है, कोई शब्द इमरजेंसी में जोड़ दिया गया हो, लेकिन अगर अभी भी वो रेलेवेंट है हमारी फिलॉसफीज में, हमारे समाज में, हमारे एक्शंस में, अगर वो रेलेवेंट है तो उसको हटाने का कोई मुद्दा आता ही नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, और इस बात को हमको आपने जो भी उदाहरण दिया कि जो सरकार आई वो एंटी कांग्रेस सरकार थी, उस सरकार ने जब नहीं हटाया तो फिर निश्चित तौर पे उसका कोई जिस्ट निकल के आता होगा, कोई जील निकल के आती होगी। इसी बात को सर रिट्रेट किया संजीव खन्ना जी की बेंच ने। और अब इसी बात पे मैं एक अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। सर, हम लोग बहुत बार डिबेट करते हैं, हम लोग चाय पीने भी जाते हैं तो बहुत सारी बातें, चाय पे जो चर्चाएं होती हैं उसमें एक चर्चा कई बार हम लोग बात करते हैं और ऐसे बहुत सारे विषयों को हम लाते रहेंगे। अगर इन शब्दों को हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, यानी कि जो उद्देशिका है, उससे अगर हटा दिया जाए, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को हटा दिया जाए, तो सर क्या असर होगा? सर देखिए, इसका जवाब मैं दो तरीके से दूंगा। एक तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो व्यवहारिक पहलू है, और दूसरा यूपीएससी के एस्पिरेंट को क्या सोचना है। तो अगर हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें तो मैंने मनमोहन सिंह तक तो कहानी ले आई, लेकिन अगर आप आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर किसी को कह सकते हैं तो ही इज़ नरेंद्र मोदी। आप उनकी हर एक पॉलिसी को देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से राशन देने तक की योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, टॉयलेट बनवाना, हर एक चीज़ समाज के उस वर्ग को एड्रेस कर रही है जो समाज में अभी तक रिसोर्स नहीं पाया। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को लाल किले पर खड़े होकर के ये कहना पड़ रहा है कि हमें टॉयलेट्स बनवाने हैं, उससे बड़ा समाजवादी क्या हो सकता है? हो सकता है वो शब्द वो प्रयोग ना करते हो सकता है कि उनके कृषि मंत्री ये कहते हो कि ये दोनों शब्द इरेलेवेंट है, हटा देने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो जितनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज वितरण योजना भारत में चल रही है, इससे बड़ा समाजवाद का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो हम समाज के हर उस वर्ग को अवसर भी दे रहे हैं, समानता भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और हर तरह का आप देखिए, महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं, किसानों के लिए अलग से योजनाएं, ये जो है ये ज़मीन पर और असर दिख रहा है सर। अगर आप देखिए तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखिए, गरीबी कम हो रही है, असमानता कम हो रही है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक पक्ष तो ये है कि आप इन शब्दों पर अगर जा रहे हैं तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली यही सक्सेसफुल वर्ड्स हैं। आप उसको बेनिफिशियरी क्लास कह सकते हैं वोट के लिए, लेकिन यही वो सक्सेसफुल मॉडल है जो आपको आगे ले जाएगा। यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जहाँ तक मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, तो यूपीएससी के एस्पिरेंट को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज़ है, एग्जिस्टिंग है, आपको हमेशा उसका पक्ष तो लेना ही है। जैसे अभी तक ये संविधान की उद्देशिका में है, भले ही इसको लेकर के डिसेंट वॉइस आ रही हो, अलग अलग लोग कह रहे हों, लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियल पक्ष में ये बात नहीं कही गई है। आप इस पर कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं। इसका होना हमारी उस चीज़ों को अफर्म करता है, उस चीज़ों को वैलिडिटी देता है जो चीज़ हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर कोई गुण है और हम उस चीज़ को प्रकट कर रहे हैं शब्दों में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी जो डेडिकेशन है, जो हमारी स्पिरिट है, हम उसके प्रति पब्लिकली क्लेम भी करते हैं कि हम समाजवादी भी हैं, हम पंथ निरपेक्ष भी हैं, हम कभी भी स्टेट को किसी भी धर्म में नहीं बांधने वाले हैं। तो शब्दों का होना महत्वपूर्ण है, और ये हमारे शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में जब जोड़े गए, जैसा कि अभी आपने भी बोला, विपक्ष ने भी नहीं हटाया। आज तक किसी भी सरकारी मंच से इसको हटाने की बात भी नहीं करी गई है। तो अभी हम क्यों इसको सोच सकते हैं कि इसे हटाना चाहिए? निश्चित तौर पर इन शब्दों का रेलेवेंस है, महत्व है, और इन्हें रहना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को कंक्लूड करने की आवश्यकता है। ये दूसरा पक्ष था जो मुझे लगता है बच्चों को अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। हमारे देश ने बहुत सी सभ्यताओं को देखा है,
बहुत सी सभ्यताएं यहाँ पे उपजी हैं। महाभारत रामायण की बात कर लें या भक्ति काल की बात कर लें, कितनी संस्कृतियां दिखती हैं, एक साथ दिखती हैं। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे समाजवाद और पंथ निरपेक्षता हमारी रगों में बहती हैं। तो चाहे देश में इन शब्दों को हटा दिया जाए, प्रेमबल से इन शब्दों को हटा दिया जाए, संस्कृति के रूप में ये हमेशा चलते रहेंगे। और जैसा सर ने बताया कि आपको उत्तर में किस प्रकार से लिखना है, आप भविष्य में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि होने वाले हैं, तो आपके हर उत्तर में वही शब्द झलकने चाहिए जो भारत सरकार कहती है। जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं, हर स्टेज में आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर ये सोच के आप उत्तर लिखेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। बाकी पंकज सर ने एकदम स्पष्ट कर दिया। तो आशा करते हैं कि ये डिबेट, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे कि नियमित अंतराल पे इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के संवाद, इस प्रकार के डिस्कशंस को लाते रहें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, ये जो डिबेट है क्या ये सही है, गलत है, और आप किस रूप में इसको देखते हैं कि हटा देंगे तो क्या वास्तविकता में कुछ बदल जाएगा। जैसा सर ने बताया बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, कि कितनी सारी नीतियां, जिस सरकार पे सबसे ज़्यादा आक्षेप लगता है कि आप एंटी सेकुलर हैं या एंटी सोशलिस्ट हैं, उसने ही सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म और समाजवादी नीतियों को लाया है। जैसे सर जब बात बता रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था कि जनधन की बात करें, जैम ट्रिनिटी की बात कर लें, किसने बात की थी उनकी कि हर व्यक्ति का खाता खुलेगा और उसमें कुछ पैसे आएंगे। तो आप रेस्ट आप में छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं। हम ये वादा करते हैं कि नियमित अंतराल पे इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। मैं और पंकज सर लगातार आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।